नमस्कार, फिर से आपके अपने चैनल टीकेसी न्यूज में मैं तेज कुमार चौधरी एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। आज का वीडियो का जैसे टाइटल आपने देखा कि थर्ड वर्ल्ड वार अब तक क्यों नहीं हुआ। इससे पहले हमें फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में जानना यहाँ पे जरूरी है। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेके 1919 तक चला, लगभग 5 साल। उसमें लगभग 20 से 25 मिलियन लोग यानी 2 से 2.5 करोड़ लोगों की मौतें हुई। ये आंकड़ा लगभग डबल हो जाता है जब हम देखते हैं सेकंड वर्ल्ड वार जो 1939 से 1945 तक चला, और या यू कैन से 7.5 करोड़ लोगों की मौतें हुई। और उनमें लगभग 1/3 मौत अगर मैं ये कहूं तो जापान के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर जब परमाणु बम डाले गए अमेरिका के द्वारा, और वहां पे मास डिस्ट्रक्शन हुआ और बहुत सारे लोग मरे और कितने घायल हुए अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज, हालांकि बहुत ही नेगेटिव चीज है, लेकिन इसमें से एक पॉजिटिव चीज अगर मैं देखूं तो जिस चीज से सेकंड वर्ल्ड वार का अंत हुआ, यानी कि 2 परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पे 6 और 8 अगस्त 1945 को जो डाले गए, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव इससे ये निकला कि उस विध्वंसक कार्रवाई से पूरी दुनिया सहम गई और उनको एक अंदाजा लग गया कि परमाणु बम क्या कर सकता है। और ये मैं आपको बता दूं, वो सिर्फ शुरुआती परमाणु बम थे। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन अगर आज हम लोग देखें तो टोटल पूरी दुनिया के पास 13,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो इस दुनिया को 55 बार डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पूरी दुनिया की ह्यूमैनिटीज और जितने भी जीवित प्राणी हैं सबको 55 बार खत्म कर सकते हैं। एक बार नहीं, 55 टाइम दे कैन डिस्ट्रॉय ऑल द वर्ल्ड ह्यूमैनिटी। ये अलग बात है, धरती इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, लेकिन जो जीव जंतु इस धरती के ऊपर है सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। यही एक वो डर है जब बार बार हम लोग थर्ड वर्ल्ड वार की बात करते हैं, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वार 79 ईयर से अभी तक नहीं हुआ। अगर हम लोग देखें इतिहास को तो पिछला जो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर अगर बात करें तो सिर्फ 20 साल का डिफरेंस था। 20 साल बाद में सेकंड वर्ल्ड वार हो गया, लेकिन आज 79 ईयर हो गए हैं, लेकिन आज तक वर्ल्ड वार नहीं हुआ। उसके पीछे कारण क्या है? आमतौर पे हम लोग परमाणु बमों को, परमाणु या न्यूक्लियर वेपन्स को मास डिस्ट्रक्शन वेपन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं दूसरे तरीके से कहूं तो ये एक वरदान का काम कर रहे हैं। आज हर देश एक दूसरे से लड़ाई करने से पहले 4 बार सोचता है। ये अलग बात है छोटी मोटी लड़ाइयां, और आमतौर पे ज्यादातर लड़ाइयां उन देशों के अंदर हो रही हैं जहां पे दोनों साइड में न्यूक्लियर बम नहीं है, या एक साइड में बम है दूसरी साइड में नहीं है। ऐसे देशों में आपस में लड़ाई है तो वो आप कई जगह देख सकते हैं, चाहे आप ईरान और दूसरी साइड में इजराइल के बीच में अभी थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, उससे पहले अगर और भी हम कई लड़ाइयां देख सकते हैं। तो लेकिन जो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं वो आपस में कभी नहीं लड़ते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पे देता हूं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1974 जब इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था या टेस्ट किया था, उससे पहले 65 में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई। उससे पहले 48 में भी छोटी सी लड़ाई हुई जो कबाइलियों ने कश्मीर के ऊपर या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर आधा कब्जा कर लिया था। उसके बाद में 1971 के अंदर आप देखिए फुल फ्लेज्ड वार हुई। लेकिन आज 1974 के बाद एक कारगिल की छोटी सी लड़ाई थी जो कि टेररिस्ट को भेज करके या अनधिकृत सीधी डायरेक्ट लड़ाई ना होकर के एक लड़ाई हुई, लेकिन फुल फ्लेज्ड वार आज तक इंडिया पाकिस्तान में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि आपस के अंदर लड़ाई लड़ लें। आज हम लोग बार बार कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को इंडिया कब्जा कर लेगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम हैं या न्यूक्लियर वेपन हैं। तो हम बहुत ही सोचना पड़ता है उस विषय में। दूसरी मैं एग्जांपल दूं, अभी आप लोगों ने देखा कि रसिया का काफी सालों से ये आपकी लड़ाई काफी साल से चल रही है, तो उसको भी अगर हम लोग देखें तो रसिया की लड़ाई इतने साल से चलने के बाद भी आज तक यूक्रेन
हारा नहीं है और रसिया की भी हिम्मत नहीं है कि वो उसके ऊपर परमाणु बम डाले। क्यों? क्योंकि अगर रसिया ने परमाणु बम यूक्रेन के ऊपर डाला तो पूरा यूरोपियन यूनियन और यूएसए उधर से न्यूक्लियर वार शुरू हो जाएगी और दोनों के पास ही बहुत सारे मास डिस्ट्रक्शन वेपन है। अगर मैं आपको बताऊं तो रसिया अकेले के पास 5500 न्यूक्लियर वेपन है जो दुनिया को लगभग 10 टाइम बर्बाद कर सकते हैं। इन द सेम मैनर दूसरी साइड में यूएसए और यूरोपियन यूनियन जो कि नाटो कंट्रीज कहलाते हैं, उनके पास भी लगभग 5000 से ऊपर न्यूक्लियर मास डिस्ट्रक्शन वेपन है। तो दोनों में ही किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपस में लड़े। हालांकि ये भी आप लोग जानते हैं कि महाशक्तियां जो होती हैं वो अब बहुत ही समझदार हो गई है, वो आपस में कभी भी नहीं लड़ते और इनडायरेक्टली लोगों को लड़ाते हैं। चाहे वो अगर आप देखें इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया की तरफ रसिया होता था, यूएसए पाकिस्तान की तरफ होता था, इनको आपस में लड़ाता था। उसके बाद में अगर आज देखें ईरान और इजराइल की भी बात जब हो रही है तो वहां पे भी एक साइड के अंदर इजराइल की साइड में यूएसए और ईरान को पूरा सपोर्ट रसिया करता है। यूक्रेन को आज यूएसए लड़ा रहा है, इनडायरेक्टली यूएसए ही यूक्रेन में लड़ रहा, सारे वेपन्स उसी के हैं और दूसरी साइड में रसिया है, लेकिन डायरेक्ट लड़ाई करने की कभी भी वो कोशिश नहीं करते हैं। और ये आज नहीं, अगर आप देखें कई मौके ऐसे आए जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में कोल्ड वार चला, शीत युद्ध जिसको हम लोग कहते हैं, रसिया और यूएसए के बीच में। ये 1945 के बाद में जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ से लेकिन 1990 तक लगभग 45 ईयर तक ये कोल्ड वार इन दोनों देशों में रसिया और यूएसएसआर उस टाइम पे था, जो कि कई 15 देशों का एक गुट था जो कि एक साथ जुड़ा हुआ था। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि यूएसए भी एक कंट्री नहीं है बल्कि 50 अलग अलग कंट्रीज का एक संयुक्त गुट बना हुआ है जिसको हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। इसमें 50 देश हैं, एक नहीं है, जिनको हम लोग स्टेट्स बोलते हैं, इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हम लोग उसको कहते हैं। इसी तरह रसिया में भी 15 देश उससे अलग हो गए, रसिया अभी एक बच गया। तो वो शीत युद्ध उसी के बाद में खत्म हुआ, उससे पहले यूएसएसआर काफी एक शक्तिशाली देश था। कई बार ऐसे मौके आए शीत युद्ध के दौरान जिसके अंदर अगर हम लोग बात करें बर्लिन ब्लॉकेड 1948, उसके बाद में कोरियन वार 1950 टू 1953, उसके बाद में सुएज कैनाल क्राइसिस 1956, क्यूबा के अंदर मिसाइल क्राइसिस 1962 और ये सबसे खतरनाक था उस टाइम पे। अगर रसिया ने वहां से अपने पैर वापस नहीं खींचे होते तो ये वर्ल्ड वार 3 वहां पे शुरू होने की पूरी संभावना थी। उसके बाद में लास्ट मौका अभी आप देख रहे हैं रशियन यूक्रेन वार जो चल रही है पिछले 2-3 साल से लगातार चल रही है। तो ये ऐसे टाइम पे जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई शुरू हुई तो हमें पूरी दुनिया को लगा कि अब वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक साइड में यूरोपियन यूनियन और यूएसए एक साथ में पूरे नाटो कंट्रीज एक साथ में तलवार निकाले वो खड़े थे। और यूक्रेन ने भी इसीलिए रशिया की बात नहीं मानी क्योंकि उसको लग रहा था कि नाटो उसके साथ में खड़ा होगा, लेकिन यूएसए ने डायरेक्ट लड़ाई ना करने की एक बार फिर से अपनी जो पुरानी जो उनका एक नीति थी उसको दोहराया और उन्होंने डायरेक्ट लड़ाई रसिया के साथ नहीं करके उसके कंधे पे, यूक्रेन के कंधे पे बंदूक रख के चलाना शुरू कर दिया। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ जेलेंस्की जो वहाँ का प्रेसिडेंट है यूक्रेन का, उसके साथ में एकदम से वो सरप्राइज था और उसके साथ एक टाइप का धोखा हुआ। लेकिन क्योंकि अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी तो यूरोपियन कंट्रीज या यू कैन से नाटो कंट्रीज ने काफी सारी मदद अभी भी दे रहे हैं और उन्हीं के भरोसे वो अब तक लड़ाई चल रही है। लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे हो रहा है तो रसिया का फाइनेंशियली नुकसान हो रहा है और यूक्रेन का ह्यूमन या क्राइसिस वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन यहाँ पे बात ये हो रही है न्यूक्लियर वेपन के मारे क्यों नहीं आज थर्ड वर्ल्ड वार हो पा रहा है। तो मैं आज आपको ये बता दूं कि लोग चाहे कितनी बातें करें लेकिन थर्ड वर्ल्ड वार कभी नहीं होगा। और उसका कारण यह है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वार हुआ तो हम उसकी बात करने के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होंगे और बहुत ही कुछ घंटे लगेंगे कि पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्योंकि अगर लड़ाई शुरू हुई, एक देश ने न्यूक्लियर अटैक करा तो दूसरा देश भी उसका जवाब देगा और ये चीज एक बार शुरू हुई तो उसके बाद में रुकने का नाम नहीं लेगी। अगर आपको याद हो कारगिल की लड़ाई में अमेरिकन प्रेसिडेंट था, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को कहा था कि पाकिस्तान कह रहा है वो इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने वहां पे जवाब दिया था कि कोई बात नहीं, मैं अपना 1/3 इंडिया खत्म मान लेता हूं
लेकिन अगले दिन पाकिस्तान पूरा खत्म मिलेगा, उसका नामो निशान नहीं मिलेगा नक्शे के ऊपर। तो ये एक बिल्कुल सही बात है कि अगर 1/3 इंडिया भी खत्म होता है वहां पे वो पूरा पाकिस्तान खत्म होता है। लेकिन अगर वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो मैंने अभी आपको बताया लगभग 5500 वेपन्स रसिया के पास में है, 5000 वेपन नाटो के पास में है। अगर लड़ाई हुई और इनके अंदर से ज्यादातर अगर ये न्यूक्लियर यू कैन से वेपन यूज हो गए तो दुनिया का एक भी जीव जंतु बचेगा नहीं, आदमी की तो बात छोड़ दीजिए। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि हर आदमी को मालूम है न्यूक्लियर बम फर्स्ट और लास्ट टाइम अगर आपने देखा हिरोशिमा और नागासाकी में इसलिए यूज हुआ कि उस टाइम पे यूएसए को मालूम था कि किसी दूसरे कंट्री के पास में ये वेपन नहीं है, इसलिए उन्होंने वहां पे वो चला दिया। दूसरी अगर त्रासदी हम लोगों ने देखी तो चेरनोबिल जो आज यूक्रेन के अंदर न्यूक्लियर प्लांट है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है, पावर प्लांट है, उसके अंदर एक दुर्घटना हुई और उसके अंदर लाखों लोग मतलब या तो उनको बुरी तरह से वो घायल हो गए और रेडियो एक्टिव जो एक्टिविटी के मारे उनको काफ़ी बीमारियां हो गई, बहुत सारे लोग मारे गए। तो वो एक त्रासदी जो एक्सीडेंट से हुई थी, उससे इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो आज का अगर बम गिरा तो क्या होगा। आज अगर हम देखें तो दुनिया का सबसे खतरनाक जो आपका बम है वो रसिया के पास है, जिसका नाम है टसर बम, TSAR, टसर बम, जिसको मतलब हम लोग वान्या उसका नाम उन्होंने कोड नेम रखा हुआ है। तो रसिया कैन डिस्ट्रॉय ऑल द ह्यूमैनिटी विद दैट वन बम। ये जो आपका बम है टसर, वो थर्मोन्यूक्लियर बम है जिसका नाम वान्या मैंने अभी आपको बताया। ये दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल अब तक टेस्ट किया हुआ बम है। और अगर ऐसे बम एक बार यूज हुए तो उसके बाद में बाकी कुछ बचने वाला नहीं है, और ये हर आदमी को मालूम है। इसलिए कोई भी समझदार आदमी आज के दिन वर्ल्ड वार की सोच भी नहीं सकता। भले न्यूज में बने रहने के लिए हम कल शुरू हो जाएगा, परसों शुरू हो जाएगा, ये बातें सालों से चल रही हैं, लेकिन आज तक ना थर्ड वर्ल्ड वार हुआ है और ना ही आगे होने वाला है। इनडायरेक्टली आखिर में मैं ये शब्द कहता हूँ कि जो थर्ड वर्ल्ड वार है उसको प्योरली न्यूक्लियर वेपन्स ने रोक रखा है। अदरवाइज पहले 20 साल में दूसरा वर्ल्ड वार हुआ था, तो अब तक मेरे ख्याल में 5th-6th वर्ल्ड वार की हम लोग बात कर रहे होते अगर ये न्यूक्लियर बॉम्ब इतने ज़्यादा खतरनाक ना होते। तो आज के इस वीडियो में इसी के साथ हम खत्म करते हैं। आगे भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।